हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग कंटिन्यू करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं। और जो एग्ज़ाम को लेकर के हम चल रहे हैं, जिस एग्ज़ाम का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, वो एग्ज़ाम का टारगेट है आपका CDS और NDS जो 14 नवंबर को है। और बाकी सभी आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी, और PSC का जो प्री है दिसंबर में, उसका भी मतलब टारगेट है, उसमें भी ये कवर हो जाएगा MBPSC का। और भी जितने भी एग्ज़ाम होंगे स्टेट के एंड सेंट्रल के, उनके जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं उन सब में ये कवर करेगा। बाकी मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विस का स्पेशल फोकस कर रहा है, ओनली स्पेशल सिविल सर्विस को, चाहे वो UPSC का हो या स्टेट सिविल सर्विस का हो, मतलब कि सेंट्रल सिविल सर्विस, उसके लिए हमारी वो भी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है जो प्री प्लस मेंस के लिए है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं आगे स्टार्ट करता हूं। तो इससे पहले आप लोगों ने अप्रैल मंथ को कंप्लीट कर लिया था और मई के 1 से 15 मई तक देख लिया था। उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, जिसमें आपको 15 मई से 31 मई तक की बात हम करेंगे। जिसमें ये देखिए यहाँ पे बनजी फोटोग्राफी में, बनजी जो वर्ल्ड फोटोग्राफ है उसमें बिग 5 में राष्ट्रीय पशु एशियाई बाघ को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय एशियाई पशु, मैं बता दूं कि अभी क्या होती है, वर्ल्ड फोटोग्राफी होती है, जिसमें मतलब कि टॉप 10 मतलब फोटोग्राफी चूज की जाती है और उनको मतलब कि टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 करके इनको नाम दिया जाता है। और जिसमें कि हमारी इंडिया की वर्ल्ड फोटोग्राफी बिग 5 जब कैटेगरी में आए तो टॉप 5 में हमारा जो एशियाई टाइगर है, एशियन टाइगर है, हमारा मतलब नेशनल एनिमल है, उसको शामिल किया गया है। तो ये बहुत अच्छी भी बात है कि एशियाई टाइगर को शामिल किया है। तो याद रखना कि क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्ड फोटोग्राफी में बिग 5 में किसको शामिल किया है, तो वो हमारे एशियाई टाइगर को शामिल किया गया है। तो ये देखिए मेरे साथ अगला पॉइंट देखते हैं अभी आप। जनजातीय स्कूल मतलब ट्राइबल स्कूल के डिजिटल कायाकल्प एक ऑर्गेनाइजेशन है और माइक्रोसॉफ्ट। तो अभी जस्ट क्या हुआ है मैं बता दूं आपको, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं कि डिजिटल कायाकल्प पहले से ही ट्राइबल स्कूलों के लिए, जो ट्राइबल्स एरियाज हैं वहाँ पे जो स्कूल संचालित हैं, जो कंडक्ट हो रहे हैं, जो एजुकेशन देते हैं ट्राइबलों को, तो उनके साथ अभी माइक्रोसॉफ्ट में एक एग्रीमेंट साइन किया है कि ये दोनों मिलकर के, अभी केवल आपका डिजिटल कायाकल्प काम कर रहा था, अभी माइक्रोसॉफ्ट भी इसके साथ काम करेगा। और माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है कि बहुत मतलब बड़ी एक कंपनी है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, और जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, अब वो इन साथ में काम करेगी। किसके लिए? ट्राइबल स्कूलों के लिए। आगे पॉइंट देखिए मेरे साथ, अगला पॉइंट की मैं चर्चा करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजिशियम डे सेलिब्रेट किया गया है। और वो आपका किया गया है 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजिशियम डे सेलिब्रेट किया गया है। तो ये भी आप देख लेना। अगला पॉइंट देखते हैं आप मेरे साथ। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता हूं कि BCCI ने महिला क्रिकेट टीम, जो महिला क्रिकेट टीम है, उसके जो बल्लेबाजी कोच के लिए, मतलब जो बैटर हैं उनके कोच के लिए शिव सुंदर दास को अपॉइंट किया है। जैसे कि BCCI मतलब एक बोर्ड है, क्या करती है, चाहे वो क्रिकेट टीम हो, चाहे वो आपकी महिला क्रिकेट टीम हो या पुरुष क्रिकेट टीम हो, तो उनके लिए अलग से हर बार एक कोच अपॉइंट किया जाता है। और इस बार जो महिला क्रिकेट टीम का स्पेशल बल्लेबाजी की मैं बात कर रहा हूँ, बैटर के लिए जो कोच को अपॉइंट किया गया है, वो किया गया है शिव सुंदर दास को। किसको किया गया है? शिव सुंदर दास को। अब मैं आगे पॉइंट पे बात कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट भी है। ये देखिए कि यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को शामिल किया है, जो विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। पहला आप देखिए यहाँ पे वाराणसी का गंगा घाट। देखो जो बनारस है या जो वाराणसी है, उसका गंगा घाट को यहाँ पे शामिल किया गया है। इसका दूसरा देखिए कांचीपुरम के मंदिर, टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, तो कांचीपुरम के टेम्पलों को शामिल किया गया है। और इम्पोर्टेंट है, जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट है तो स्टेट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट होगा, और बाकी और भी एग्जाम के हिसाब से है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को भी इसमें शामिल किया है। तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस टाइगर रिजर्व को, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने अभी शामिल किया है। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को इसने अभी क्या है, शामिल किया है। आगे मैं बात करूं, चौथे नंबर पे हीरे बैंकल महापाषाण स्थल को शामिल किया गया है। मराठा सैन्य वास्तुकला आर्किटेक्ट, मतलब जो मराठा है
उनकी जो आर्मी आर्किटेक्ट है, मतलब जो मराठाओं की आर्मी आर्किटेक्ट रही है किस प्रकार से, तो उनको भी इसमें क्या है शामिल किया गया है। अगला देखो, जबलपुर के और भी शामिल किए, जिसमें बेड़ा घाट को और लम्हेटा घाट को। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि देखो उत्तर प्रदेश से वाराणसी के आपके गंगा घाट को इंपॉर्टेंट है, गंगा घाट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और तमिलनाडु के हैं कांचीपुरम के मंदिर हैं, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश की 3 जगहों को बेसिकली है 2 जगह, जैसे सतपुड़ा के टाइगर रिजर्व और जबलपुर के भेड़ा घाट और लम्हेटा घाट। ये दो जगहों को, और जो नर्मदा नदी पर है, दोनों किस पे है, ये दोनों नर्मदा नदी पर। ये भी आपसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भेड़ा घाट भेड़ा घाट किस नदी पर है, तो भेड़ा घाट एक वाटरफॉल है और मतलब कि एकदम मतलब मार्बल रॉक्स का बना हुआ है, तो ये भी आप याद रखना। तो भेड़ा घाट पे है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। लम्हेटा घाट मराठा, ये आपके मतलब महाराष्ट्र से संबंधित है। सैन्य वास्तुकला, सैन्य वास्तुकला का मतलब है यहाँ पे जो सेनाओं से संबंधित, आर्मी से संबंधित जो आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्चर थे, उनसे रिलेटेड है। और हीरे बैंकल महापाषाण स्थल, तो इन 6 स्थलों को शामिल किया। तो इनको आप अच्छी तरह से याद कर ली, मैं तो कह रहा रट लीजिएगा। और जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट है, खास करके जो उत्तर प्रदेश के, तो उनको तो स्टेट के एग्जाम में भी काम आएगा और सेंट्रल में तो है ही फिलहाल, तो अभी रहेगा। आगे देखिए, आगे पॉइंट की बात करता हूँ। 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेट किया गया है और वर्ल्ड बी डे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे और वर्ल्ड बी डे, मतलब बी डे का मतलब यहाँ हिंदी मीडियम वालों को बता दो कि विश्व मधुमक्खी दिवस, और हिंदी में इसको इंग्लिश और उसमें हिंदी में मेट्रोलॉजी डे ही बोलेंगे। तो विश्व मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेट किया गया है। इसके बाद मेरे साथ अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन की पुनर्चक्रण, जो ऑक्सीजन है उनको क्या किया गया है, रिसाइकिल करके फिर से ORS जिसको बोला है ऑक्सीजन रिसर्किल, मतलब कि ऑक्सीजन की पुनर्चक्रण सिस्टम को, जो सिस्टम है ऑक्सीजन रिसाइकिल सिस्टम, ORS का मतलब ऑक्सीजन रिसर्किल सिस्टम को भारत किसके द्वारा किया गया है, भारतीय नौसेना मतलब इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है। जो अभी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट क्यों है, क्योंकि जो ऑक्सीजन था उसका क्या किया गया, रिसाइकिल किया गया और रिसाइकिल करके उसका यूज किया गया। और ये जिस सेना ने किया है वो भारतीय सेना ने किया है, और भारतीय सेना की किस सेना ने किया है, वो किया है नौसेना, इंडियन नेवी ने। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऑक्सीजन या ORS सिस्टम किसने लाया किया था, या ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली किसने की है, तो वो आपकी भारतीय नौसेना इंडियन नेवी ने की है। आगे देखिए, अगला पॉइंट है आपका, भारतीय सेना ने विध्वंसक जहाज को 41 साल बाद, क्या है 41 ईयर्स बाद इसको सेवा मुक्त मतलब रिटायर्ड कर दिया है। एक क्या नाम है इस जहाज का, तो देखो इंपॉर्टेंट है ये जहाज जो अभी जो भारतीय सेना है, इसने अभी भारतीय सेना मतलब नेवी से मेरा तात्पर्य यहाँ पे नेवी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि भारतीय नौसेना ने 41 साल, उस जहाज ने 41 साल मतलब इंडियन नेवी में अपना काम किया है। और 41 साल के बाद 41 ईयर, आफ्टर 41 ईयर उसको क्या कर दिया, रिटायर्ड कर दिया है, कि उसकी मतलब कंप्लीट काफ़ी वर्क करने के बाद उसका काम लिया और अभी उसको रिटायर्ड किया। तो उसका नाम है, उस शिप का नाम है INS राजपूत। तो याद रखना INS राजपूत, क्या INS राजपूत, तो INS राजपूत है, विध्वंसक जहाज है। 41 साल बाद इसको क्या किया है, सेवा मुक्त किया गया है। क्या नाम है, INS राजपूत। अगला देखिए, अगले पॉइंट की मैं बात करता हूँ। 21 मई को विश्व आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया गया है। क्या मनाया गया है, 21 मई को विश्व आतंकवादी विरोधी दिवस। तो 21 मई को विश्व आतंकवादी विरोधी दिवस सेलिब्रेट किया गया है। तो आप ये भी पॉइंट याद रखना। और मुझे शायद अभी कंफर्म नहीं आ रहा यार, लेकिन एक बार आप कंफर्म कर लीजिए, लेकिन फिर मैं बता दूं 21 मई को ही शायद जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी, तो उनकी हत्या की गई थी, मतलब कि बॉम्ब ब्लास्ट करके, आपने सुनी होगी इनकी स्टोरी। तो वो डेट शायद 21 ही मई है। तो आप एक बार कंफर्म कर ली, बाकी मेरा सही है फिलहाल। तो मुझे लग रहा कि यहाँ पे क्या राजीव गांधी की हत्या की गई थी, किसकी, राजीव गांधी की। तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता। और इसी दिन को इनने राजीव गांधी की हत्या, और इसी दिन को क्या बोला था, हत्या हुई थी। तो क्या बोला, विश्व आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया। आगे देखिए, केन्या एक कंट्री है जो आपका अफ्रीका का है। संसद ने, केन्या की संसद ने सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस, मतलब सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, इंपॉर्टेंट है। अभी तक देखो केन्या, अब देखिए बहुत सारे कंट्रियों में महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया जा रहा है, बहुत सारी महिलाओं के लिए क्या किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है। केन्या की संसद में
संसद ने सुप्रीम कोर्ट की पहली जज, महिला जज है, महिला है, लेडीज है, यहाँ महिला लिख लेना, पहली महिला जज को नियुक्त किया है चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया है, तो उनका नाम है जज मार्था कूम। तो ये नाम याद रखना। पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में किस कंट्री ने या उसकी संसद ने पहली महिला जज को सुप्रीम कोर्ट, पहली महिला जज बनी है सुप्रीम कोर्ट, मुझे बताना। अभी ऑप्शन में मैं बता दूं, ये एक्चुअल स्थिति इंपॉर्टेंट हुई कि अभी तक हमारे भारतीय मतलब हमारी भारतीय न्यायपालिका है जो हमारी इंडियन जुडिशरी है, उसमें अभी भी कोई भी चीफ जस्टिस सीजीआई कोई भी लेडीज़ नहीं बनी है। बाकी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बन चुकी हैं, लेकिन सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई भी लेडीज़ नहीं बनी है, अभी तक कोई भी नहीं बनी है। तो याद रखना इस चीज़ें। तो जज मार्था कूम को मतलब केन्या की है, तो केन्या की संसद ने इनको सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज अपॉइंट किया है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए मेरे साथ, 22 मई को जैव विविधता दिवस, इसका मतलब क्या है? जैव विविधता दिवस मतलब बायोडाइवर्सिटी डे, बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। तो ये चीज़ आगे याद रखना। अगले मैं पॉइंट की बात करता हूँ, और महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना शुरू की है। तो याद रखना कि किस राज्य सरकार ने, अभी जो कोरोना के ड्यूरेशन में जो कंडीशन चल रही थी, तो ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना किस राज्य सरकार ने चलाई है? तो ये चलाई है महाराष्ट्र सरकार ने। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। आगे देखिए, कांगो के ज्वालामुखी, कांगो एक देश, देखो यहाँ पे अफ्रीका कंट्रियों से कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन और करंट रहा। जैसे केन्या देखिए पहली लेडीज है, ऐसे कांगो आ गया, केन्या कांगो ये सब पास में लगे हुए हैं, नाइबर कंट्री है, पड़ोसी देश है। कांगो के ज्वालामुखी में 19 वर्ष के बाद विस्फोट हुआ है। देखो 19 साल बाद एक ज्वालामुखी है जो कांगो का, वो क्या हुआ है? वो फट गया है या विस्फोट हो गया है। तो उसी का हमें नाम जानना है, जिसका नाम है नाइरागोंगा, नाइरागोंगा वॉल्केनो, नाइरागोंगा ज्वालामुखी। तो ये आप याद रखना, नाइरागोंगा ज्वालामुखी। तो नाइरागोंगा ज्वालामुखी पूछा जाएगा कि अभी हाल में 19 वर्ष बाद उस ज्वालामुखी में क्या हो गया है? विस्फोट हुआ है। तो किस कंट्री में है? तो वो आपका नाम है किस कंट्री का है? तो किस में हुआ है अभी हाल में? तो वो हुआ है आपका कांगो के ज्वालामुखी है नाइरागोंगा, जिसमें 19 वर्ष बाद विस्फोट हुआ है। ये देखिए आपने मेरे साथ पहली स्लाइड को अच्छी तरह से कंप्लीट किया और ये पढ़ा भी। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड की बात करता हूँ। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष, जैसे होता है ना भारतीय क्रिकेट के संघ के अध्यक्ष, यूनियन के अध्यक्ष, चेयरमैन के रूप में हेमंत बिस्वा शर्मा को अपॉइंट किया गया है। तो याद रखना कि भारतीय बैडमिंटन यूनियन के जो बैडमिंटन है, इंडियन फेडरेशन ऑफ इंडियन बैडमिंटन के चेयरमैन के रूप में हेमंत बिस्वा को अपॉइंट किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस सेलिब्रेट किया गया है। इसके बाद आगे पॉइंट पे चलते हैं हम। भारत और इजराइल दो कंट्री हैं। भारत ने भी हाल में, इससे पहले ये अभी का नहीं, बहुत पुराना समझौता है, हर बार होता रहता है। आप जानते हैं इजराइल एक वो कंट्री है दुनिया का, एक छोटा सा देश है, लेकिन इसकी आर्मी हर बार और इसकी टेक्निक इतना आगे अपनी आर्मी और टेक्निक के कारण कि इसके कितने भी बड़े बड़े देशों को इसने मुंह की उल्टी मुंह खिलाई है। मतलब वही बात है, युद्ध के मैदान में धूल चटाना जैसा। तो बहुत सारे देशों को इसने हराया है। एक मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे, विश्व के इतिहास में 6 डे वॉर, मतलब 6 दिन का युद्ध पढ़ोगे, जिसने 6 दिन में इसने 4 बड़े बड़े देशों को हराया भी था। तो ये बहुत फेमस कंट्री है और इजराइल टेक्निक में भी बहुत आगे है। तो अभी जस्ट भारत के साथ इसने समझौता किया। क्या समझौता हुआ? एग्रीकल्चर एग्रीमेंट, कृषि समझौता। अब क्या होगा कृषि समझौता? कितने साल के लिए? 3 वर्षों के लिए। तो याद रखना कि किस कंट्री के साथ भारत ने कृषि एग्रीमेंट या कृषि समझौता किया, मैं इससे पहले बता दूं। इससे पहले हम भारत ने इजराइल से एक टेक्निक भी ली थी, इम्पोर्टेंट है वो, हिंदी में उसको टपका तकनीक बोलते हैं। मतलब कि मैं बता दूं, वो ड्रॉप सिस्टम, इंग्लिश में ड्रॉप इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं, कि बूंद बूंद करके, जैसे कि ऐसे
पाइप लगा दी जाती है बांस के द्वारा, ऐसे छोटे छोटे पाइप लगा करके, फिर बूंद बूंद करके वो पानी गिरता है, पेड़ की जड़ों में जाता है, जिससे क्या होता है पानी की बचत होती है काफ़ी समय तक, और पेड़ एक लंबे समय तक पानी का क्या कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं, और पानी भी काफ़ी मात्रा में बचाया जा सकता है। तो ये टपका सिस्टम या ड्रॉप इरिगेशन सिस्टम किस कंट्री का है, तो इजराइल का है। इजराइली वो देश है, मैं बता दूँ, दुनिया का पहला। यहाँ के आर्मी स्कूलों में बच्चों को क्या दी जाती है, मतलब कि जो जितने भी 10th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होते हैं, तो उन मतलब कि 10th और 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं उनको क्या मतलब स्कूल लेवल पे उन्हें आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है। ये कंपलसरी है उन्हें स्कूल लेवल पे आर्मी ट्रेनिंग देना, कि आपको ये ट्रेनिंग कंपलसरी करनी ही पड़ेगी। वो यहाँ का एक मतलब वो है कि प्रत्येक बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो आराम से ये ट्रेनिंग पूरी फुलफिल करेगा। ये कंडीशन भी है। एक बात और है कि दुनिया का पहला कंट्री भी ऐसा है कि जिसने जो समुद्र का सॉल्ट वाटर है, मतलब कि खारा पानी है, उसको भी किस पानी में टेक्निक से बदल दिया है, फ्रेश वाटर में भी इसने बदल दिया है। तो ये देखिए इजराइल के बहुत सारे अचीवमेंट हैं, और भी सारी हैं, सो उन पर हम बात करेंगे किसी दिन। अभी जो है मैं बता दिया ऐसे। अब मैं अगले पॉइंट की बात करता हूँ। ये देखिए कोविड मरीजों के लिए, जो कोविड-19 जो चल रहा था उसके जो रिलेटेड जितने भी पेशेंट थे, तो इनके लिए एक योजना चलाई गई थी, संजीवनी परियोजना। संजीवनी परियोजना हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई। तो याद रखना क्वेश्चन आएगा कि संजीवनी परियोजना किस सरकार के द्वारा चलाई गई, तो वो चलाई गई आपकी हरियाणा सरकार के द्वारा। 25 मई को थायराइड दिवस, थायराइड डे सेलिब्रेट किया गया है। आगे मैं बात करता हूँ सीबीआई के चीफ के रूप में, जो सीबीआई है, अभी सीबीआई है हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके अभी जस्ट मई के मंथ में क्या हुआ है, चीफ के रूप में सुबोध कुमार जायसवाल को अपॉइंट किया है। किसको अपॉइंट किया है, सुबोध कुमार जायसवाल को इनने अपॉइंट किया है। तो याद रखना। अगले पॉइंट की मैं बात करता हूँ। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अभी एक एक्ट पास किया है, लैंड सीलिंग एक्ट। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट पास किया है और जिसे ज़मीन से बाहर कर दिया है। अब बात आती थी क्या रहती, बहुत सारी मतलब स्टेट में जैसे एग्रीकल्चर किया जाता है, बहुत सारी खेतियाँ की जाती हैं, बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं। तो ऐसे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अभी जस्ट क्या किया है, एक एक्ट लाई है, और जिस एक्ट का नाम है लैंड सीलिंग एक्ट। और इस एक्ट से अभी एक फसल है उसको मना कर दिया है कि ये अब यहाँ पे उगाई नहीं जाएगी। वही मना किया है चाय के बागानों के लिए। किसके लिए किया है, तो चाय के बागानों को इससे क्या कर दिया है, बाहर कर दिया। चाय के बागान इसमें इंक्लूड नहीं किए। बाकी मैं यूपीएससी और एमपीपीएससी की जो करंट अफेयर की सीरीज है, ये सारे एक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं वहाँ पे डिस्कस कर दूंगा बहुत डिटेल से, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी अभी है तो मैं डायरेक्ट फैक्ट डिस्कस कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। तो आप याद रखना कि किस राज्य सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट लाई है और ज़मीन से किस मतलब चीज़ को, किस सेक्टर को बाहर किया है, तो चाय के बागानों को बाहर किया। अगली बात करूँ मैं यास। यास एक चक्रवात है, तूफान है, और इसका नामकरण किया है ओमान ने। किसने किया है, इसका नामकरण किया है ओमान सरकार के द्वारा। यास जो आया था वो आपका आया था बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे आया था, बंगाल की खाड़ी में। इससे पहले मैं बता दूं, इससे पहले मैं चक्रवात का बंगाल की खाड़ी, जिसको अगर ये हो रहा है तो इससे पहले मैं एक लेक्चर बना चुका हूँ साइक्लोन के ऊपर, चक्रवात के ऊपर, करंट अफेयर का। एक साल मतलब 1 ईयर के ड्यूरेशन में जितने भी चक्रवात या साइक्लोन आए हैं, तो सारे के सारे मतलब जो इंडिया के नाइबर कंट्री हैं या इंडिया के बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में जितने भी आए, तो उन सबको मैंने एक साथ इंक्लूड कर दिया है। आप जाकर प्लेलिस्ट में वो देख सकते हैं। तो ये देखिए, अगली बात करता हूँ मैं। यास याद रखना, यास कहाँ आया है या किस कंट्री ने इसका नाम दिया है, तो ओमान ने। कोरोना टीका लगाने वाला पहला पुरुष या पहले पुरुष, जो पहला व्यक्ति था जिसने कोरोना का टीका लगाया था, उनका भी हाल में निधन हो गया है। क्या डेथ हो गई है। जो जब कोरोना की वैक्सीन बनी तो इन्हें कोरोना का पहला जो टीका लगवाया था उस व्यक्ति अभी हाल में डेथ हुई है। तो उसका नाम क्या है, विलियम शेक्सपियर। तो याद रखना विलियम शेक्सपियर है। शेक्सपियर से याद रखना जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश कहा जाता है, जो इंग्लिश के पिता जनक कहा जाता है, तो वो शेक्सपियर हैं, उन्हीं के नाम पे है विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर, इनको पहला टीका लगा, और मतलब पहला दुनिया का पहला टीका लगाया था, जिस मतलब अभी जस्ट इनकी डेथ हुई है। आगे मैं बात करूँ यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में अभी क्या हुआ है, जो संजय दत्त है। संजय दत्त पता है बहुत जानी मानी हस्ती है, बहुत पहचानी हस्ती है बॉलीवुड की। संजय दत्त बहुत जानी मानी हस्ती है बॉलीवुड की, बॉलीवुड के
अभिनेता हैं और इनको अभी क्या हुआ है, जस्ट बॉलीवुड अभिनेता को गोल्डन वीज़ा क्या दिया गया है, गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा से सम्मान किया, ये किसने किया है, यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने या यूनाइटेड अरब अमीरात ने। इसका मतलब क्या रहता है, गोल्डन वीज़ा का मतलब रहता है कि वो उसको ना मतलब वहाँ पर कितने भी टाइम तक के लिए वहाँ रुक सकता है, कितने भी टाइम तक के लिए जा सकता है किसी भी होटल में, मतलब अपने दोस्तों या मेहमानों के साथ, कोई रेंट नहीं लिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो गोल्डन वीज़ा स्पेशल ऐसे हर किसी को नहीं मिलता, कोई सम्मानफुल व्यक्ति होता है, इस सम्मान में दिया जाता है उसके, तो ये रिस्पेक्ट में दिया गया है, इनका सम्मान किया गया है। तो ये गोल्डन वीज़ा मिला है किसको, संजय दत्त को। तो याद रखना ये चीज़ डायरेक्ट पूछी जाएगी। एफडीआई प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश, और इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हिंदी में है और इंग्लिश में है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। भारत के साथ नंबर टॉप पे कौन से कंट्री रहे हैं, तो ये देखो सबसे पहले पे आपका रहा है सिंगापुर। क्वेश्चन आएगा कि एफडीआई में भारत के साथ सबसे पहले कौन कंट्री रहे हैं फर्स्ट पोजीशन पे, तो सिंगापुर रहा है, और सेकंड नंबर पे आपका रहा है अमेरिका। तो ये दोनों क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं और हर इतने ज़्यादा पूछा जाता है, और सिंगापुर तो हमेशा से इसकी कंडीशन 2-3 साल से कंटिन्यू भारत के साथ फर्स्ट पोजीशन पे है, तो आप याद रखना। और बाकी सेकंड पोजीशन चेंज भी होती रहती है, तो फर्स्ट पोजीशन कौन है, सिंगापुर है। इसका देखो मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस सेलिब्रेट किया गया है। इंटरनेशनल माउंटेन एवरेस्ट जो है हमारा वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, तो उसको 29 मई को डे सेलिब्रेट किया है। आगे बात करूं मैं असम सरकार, असम सरकार के द्वारा शिशु सेवा योजना, क्वेश्चन आएगा शिशु सेवा योजना किस सरकार के द्वारा चलाई गई है, तो वो असम सरकार के द्वारा चलाई गई है। तो याद रखना कि इसमें क्या है, असम सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई। आगे देखो 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस निषेध, विश्व तंबाकू दिवस निषेध सेलिब्रेट किया गया है। विश्व तंबाकू दिवस तो 31 मई को सेलिब्रेट किया गया है कि विश्व तंबाकू दिवस। तो 31 मई याद रखना। हाँ, इसकी थीम दी है, थीम मतलब इसका विषय, इसको सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट है कमिट टू क्वाइट। क्या कहा है, कमिट टू क्वाइट इसका सब्जेक्ट रखा है। आइए मेरे साथ मैं नेक्स्ट स्लाइड की बात करता हूँ। ये 2 स्लाइड आपने मेरे साथ देखी और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, तो ये सब चीज़ें याद रखना। आगे मैं बात करता हूँ माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले सबसे उम्र दराज, मतलब कि ओल्ड एज वाले, सबसे एजेड व्यक्ति जो अभी बने हैं वो अमेरिकन है। सबसे उम्र दराज ओल्ड एज व्यक्ति, अभी तक जैसे न्यूएस्ट मतलब कि कितनी बार ज़्यादा बार चढ़ने वाला व्यक्ति, ये सब बनता है। लेकिन ये देखिए ये नया रिकॉर्ड है और एक अमेरिकन ने किया है। नाम किसने किया, अमेरिकन ने। तो सबसे उम्र दराज व्यक्ति जो एक अमेरिकन है, इसने अपने नाम ये रिकॉर्ड किया है, जिसका नाम है आर्थर मुइर। क्या नाम है, आर्थर मुइर। तो याद रखना कि सबसे उम्र दराज जो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले या पर्वतारोही है जो अमेरिकन है, आर्थर मुइर, इनने अभी चढ़ाई की है। तो ये देखो अगला देखो माउंट एवरेस्ट इससे रिलेटेड है। माउंट एवरेस्ट का सबसे तेज का मतलब सबसे फास्ट चढ़ाई करने वाले, सबसे फास्ट चढ़ाई करने वाली पर्वतारोही बनी है, ये लेडीज है और इनका नाम है त्सांग युनहुंग। त्सांग युनहुंग, और ये आपकी कहाँ की है, हांगकांग की है। कहाँ की है, ये लेडीज है, ये महिला है। याद रखना इनका नाम, ये महिला है, ये वुमेन है। तो याद रखना माउंट एवरेस्ट पर सबसे फास्टेस्ट चढ़ाई करने वाली जो बनी है वो बनी है महिला, आपका नाम है त्यान यिन हुंग, हांगकांग। अगले मैं पॉइंट की बात करता हूँ केरल के असाधारण छात्र। कहाँ के, केरल स्टेट के असाधारण छात्र, मतलब कि सिंपल कैटेगरी के स्टूडेंट को गोल्डन वीज़ा दिया है। तो इम्पोर्टेंट है, गोल्डन वीज़ा कौन दे रहा है, गोल्डन वीज़ा मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूँ, यूएई ने दिया है। और यहाँ पे देखो गोल्डन वीज़ा देता है कौन सा कंट्री, तो यूएई देता है। तो यहाँ देखो इससे पहले एक एक्टर को दे चुका है, संजय दत्त को दे चुका है, और यहाँ पे एक केरल के एक स्टूडेंट को दिया गया है। एक किसको दिया गया है, तस्नीम असलम को। तो याद रखना कि एक तो स्टूडेंट को दिया है, क्वेश्चन आएगा कि किसको गोल्डन वीज़ा ने अभी गोल्डन वीज़ा अभी हाल में मतलब सऊदी मतलब यूएई ने दिया है। तो एक तो हमारे बॉलीवुड के एक्टर हैं संजय दत्त, और दूसरे एक स्टूडेंट दिए हैं जो केरल के हैं तस्नीम असलम। तो तस्नीम असलम को ये वीज़ा दिया गया है। तो याद रखना गोल्डन। आगे मैं बात करता हूँ बेलग्रेड ओपन का खिताब किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने, बेलग्रेड जो सर्बिया के हैं। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात करता हूँ आगे इसी कंटिन्यू इसी तरह।
MACS 1407 ये है क्या? MACS 1407 नई प्रतिरोधी क्षमता है किसके लिए? सोयाबीन के लिए। मतलब एक ऐसी टेक्निक है, तकनीक है, एक क्या है? तकनीक है जो सोयाबीन में जो कीट प्रजाति होती ना उसके जो रोग होने वाला उसका पता लगाएगी। क्या लगाएगी? कीट प्रतिरोधी क्षमता। क्या है? कीट प्रतिरोधी क्षमता। तो याद रखना कि अब ये किससे रिलेटेड है? तो वो किससे रिलेटेड है? सोयाबीन से। किससे रिलेटेड है? सोयाबीन से है। तो MACS 1407 ये टेक्निक है जो प्रतिरोधी क्षमता है वो किससे संबंधित है? तो वो सोयाबीन से। पता है कि MP जो मध्य प्रदेश है जिसे हम सोया स्टेट भी कहते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया का 50% से भी ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन करता है। तो ये भी सारे पॉइंट तुम्हें पता है कि मध्य प्रदेश का दूसरा नाम क्या है? सोया स्टेट है। तो ये भी सारी चीज़ें याद रखना। आगे मैं बात करता हूँ मेल फ्लावर। ये क्या है? कोई फूल नहीं है, फ्लावर समझ के आप फूल लिख लो। मेल फ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल जहाज है। क्या है? ये जहाज है, मतलब कि शिप है। क्या है? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सॉरी क्या है? शिप है। ये शिप है दुनिया का पहला आर्टिफिशियल शिप है। इस समुद्री प्रदूषण क्या काम करेगा? ये इस समुद्र में जो प्रदूषण होते हैं उसकी पता करेगा और पानी में मौजूद प्लास्टिक के मॉलिक्यूल हैं उनका विश्लेषण एनालिसिस करेगा। ठीक है। तो मेल फ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल जहाज है और इस समुद्री प्रदूषण का पता करेगा और क्या करेगा? पानी में जो मौजूद है प्लास्टिक उसकी जानकारी देगा और उसको क्या करेगा? एनालिसिस करेगा। कहाँ से गया है? अटलांटिक महासागर को इसने पार किया है। अटलांटिक महासागर क्या किया? इसको पार करने वाला विश्व का पहला मानव रहित जहाज बन गया और इम्पोर्टेंट हो जाता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का मतलब क्या है? मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो मतलब है कि यहाँ पे कोई भी ड्राइवर नहीं है, इसमें कोई भी मतलब पायलट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो किसी व्यक्ति ने चलाया है। ये मतलब आर्टिफिशियल का मतलब रहता है स्वयं संचालित होना, अपने आप चलना। जैसा भी आप देख रहे हो आर्टिफिशियल गाड़ियाँ आ रही हैं, आर्टिफिशियल टैक्सी आ रही है, आर्टिफिशियल कार वगैरह आ रही है, आर्टिफिशियल मेट्रो भी आ गई हैं। उसी प्रकार से आर्टिफिशियल क्या आ गया है? आर्टिफिशियल ये जहाज़ है जिसका नाम क्या है? मेल फ्लावर जो शिप है, इसने अटलांटिक महासागर को पार किया, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल जहाज़ है। और ये क्या करेगा? समुद्र में प्रदूषण का पता करेगा और जो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल हैं उनका एनालिसिस करेगा और पहला मानव रहित, इसमें कोई भी ड्राइवर कोई पायलट कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बात करता हूँ इसरो। आपको पता है इसरो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। BSSI मतलब BSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रेटर अभी बनाए हैं। तो उन 3 के नाम देखो। प्राणवायु स्वस्थ, ये नाम है प्राणवायु स्वस्थ। अब ऑप्शन में आएगा प्राणवायु स्वस्थ क्या है या प्राण क्या है, किससे रिलेटेड है, प्राण किसके द्वारा बनाया गया? तो आपको प्राण क्या है तो थोड़ा सा डाउट लगेगा ना। तो ये क्या है? प्राण मतलब वेंटिलेटर और कॉन्स्ट्रेटर है जो इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा बनाया गया है। ये है क्या? तो इस पर देखो मैं बात करता हूँ। प्राण का मतलब है रोग से श्वसन गैस पहुँचाएगा। जो रोगी है उसको क्या करेगा? ऑक्सीजन पहुंच बनाएगा। तो प्राण का मतलब है कि उसकी प्राण बचाएगा, मतलब उसकी जान बचाएगा, लाइफ बचाएगा, मतलब लाइफ को सेव करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। वायु का मतलब है कम लागत, मतलब कि यहाँ पे क्या है? पैसा कम होगा तो कम लागत पर उसको क्या वेंटिलेटर प्रोवाइड करेगा। तो वायु का मतलब है। प्राण का मतलब होगा कि उसकी रोगों की जो मतलब जो रोगी हैं उनको मतलब श्वसन मतलब ऑक्सीजन पहुंचाएगा, ऑक्सीजन गैस पहुंचाएगा। वायु का मतलब है कम लागत वेंटिलेटर, मतलब कि कम खर्च में उसको वेंटिलेटर प्रोवाइड कराएगा। तो ये है। अगला है स्वस्थ, बिजली के बिना काम करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। क्या रहता है? जो वेंटिलेटर रहते हैं ऑक्सीजन, ये बिजली के बिना काम नहीं करती। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर तो करता है और भी जैसे मशीनें वेंटिलेटर वगैरह वो बिजली के बिना काम नहीं करती। इलेक्ट्रॉनिक के बिना आज हम कुछ भी नहीं कर सकते, पूरा डिपेंडेंट है। अभी लाइट चली जाए तो ये सब जो मैं आपको ये लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगा क्योंकि लाइट के बिना ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो वही बोला कि बिजली के बिना भी काम करेगा। जो स्वस्थ है ये बिजली के बिना भी क्या करेगा? काम करेगा।
तो ये देखिए आपने मेरे साथ आज यहाँ देखा, तो मैं यहाँ पे बता दूँ जो चीज़ें आपने देखी ये सब चीज़ें याद रखना कि यूनेस्को के भारत के 6 स्थलों को शामिल किया, इनको तो आप रट ही लेना। हाँ, यूएई मतलब किस किस को गोल्डन वीज़ा दिया है, तो एक तो संजय दत्त को दिया गया है और दूसरा दिया गया है किसको दिया गया है, और यहाँ पे तस्नीम असलम को, जो कि एक स्टूडेंट है। माउंट एवरेस्ट पर 2 लोग अभी जैसे सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं, कौन बने हैं, सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं आर्थर मुइर, और माउंट एवरेस्ट पे सबसे तेज फास्टेस्ट मतलब क्लाइंबिंग करने वाला व्यक्ति कौन बने हैं, मतलब लेडीज है सॉरी, तियान यन होंग, हांगकांग की है। बाकी आप एक बार सारा नोट कर लेना, ये सब पॉइंट देख लेना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, मैं बात करूँ कुछ चीज़ें, अगर आपको कुछ डाउट हो, जो चीज़ें समझ में ना है, और जो भी क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछूं उनके आंसर आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप अगर एक्टिव नहीं हैं तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, क्योंकि आप आंसर नहीं दे रहे हैं। मैं कंटिन्यू आपसे आंसर पुटअप कर रहा हूँ, आंसर पूछ भी रहा हूँ कि किस लिए काम आता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने किए, तो बहुत ही 1 या 2 स्टूडेंटों ने आंसर दिए हैं। मैं बस यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आंसर आप ज़रूर दीजिए उनके, और जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की। और ये लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसमें मैं क्या इम्प्रूवमेंट करूं और क्या नया दे सकता हूं, और मैं कुछ नई चीज़ें जोड़ूंगा, इसमें नए नए तरीके से आपको चीज़ें दूंगा, प्रोवाइड भी करूंगा। सारे लेक्चर आपको मिलेंगे, थोड़ा मतलब टाइम दीजिए, टाइम लगता है ये सब चीज़ें मैनेज करने में, और थोड़ा मेरा अभी स्वास्थ्य भी मतलब तबीयत भी सही नहीं चल रही, इस वजह से सारी चीज़ें लेट हुई। लेकिन मैं ये बात बता रहा कि 14 नवंबर तक जो आपका 14 नवंबर को जो एग्ज़ाम है CDS और NDA का, ये आपको उस 10 तारीख तक बहुत जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।